बच्चों, मैं रितिका ई लर्निंग भिवानी के इस चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। बेटा, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बहुत सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर्स में पढ़ ली हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इन्हीं इलेक्ट्रिक डायपोल्स को अगर किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक डायपोल्स पे क्या असर पड़ेगा। राइट, सो टुडेज टॉपिक इज इलेक्ट्रिक डायपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल है, इलेक्ट्रिक डायपोल की अपनी फील्ड है, दैट इज डिफरेंट। ओके, नाउ ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई करने वाले हैं वो दो टाइप की हो सकती है। इट मे बी यूनिफॉर्म और इट मे बी नॉन यूनिफॉर्म। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम उसे पैरेलल इक्विडिस्टेंट लाइन से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी रहेंगी? पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी। और अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसके लिए हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाएंगे वो इक्विडिस्टेंट नहीं होंगी, लाइक दिस। फाइन, तो पहले हमें जो करना है दैट इज फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं जब कोई इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए। ओके, देखिए बेटा, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और यहां पर आपने कोई डायपोल रख दिया। डायपोल मतलब पेयर ऑफ अपोजिट चार्जेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड और सेपरेटेड है। डिस्टेंस हम कितना लेते हैं? 2a। अगेन हमने कितना ले लिया? 2a। सो अब देखिए क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर ये डायपोल रख दिया। डायपोल क्या है? चार्जेस ही तो हैं, और चार्ज किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर फोर्स एक्सपीरियंस करता है। इसका मतलब ये चार्ज और ये चार्ज, दोनों चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? देखिए, ये नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव। हमने पढ़ा है दैट F इज इक्वल टू QE। मीन्स अगर Q पॉजिटिव है, अगर ये Q पॉजिटिव है तो F और E की डायरेक्शन सेम होगी, और Q अगर नेगेटिव है तो F और E की डायरेक्शन अपोजिट होगी। मींस पॉजिटिव चार्ज के लिए फोर्स जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा, जबकि नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। बट ये जो F का मैग्नीट्यूड है, इफ वी टॉक अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पे सेम लगी है। दोनों का Q चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है। अगर वो सेम है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड भी कैसी आएगी बेटा? सेम आएगी। इट मींस इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो मैग्नीट्यूड में तो सेम है बट डायरेक्शन में अपोजिट है। वाओ, तो आप यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल आउट, और इस डायपोल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इज दैट सो? नॉट एट ऑल। क्यों? बिकॉज द की पॉइंट इज कि इनके ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए, मतलब वो कहां पर एक्ट कर रहा है। देखिए, नेगेटिव के ऊपर किस तरफ लगेगा? ई से अपोजिट, मींस इस तरफ। ये है इस चार्ज पर लगने वाले फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, दिस वन। और अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए तो उस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, मींस लाइन ऑफ एक्शन भी ई, दिस वन। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये दोनों फोर्सेस एक ही पॉइंट पर एक्ट नहीं कर रहे हैं जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। बजाय इसके क्या होगा कि ये दोनों फोर्स आपस में कपल फॉर्म करेंगे। Both forces will form a couple. Now what does that mean? Couple का मतलब क्या है? मतलब ये बेटा कि ये दोनों फोर्सेस इस डायपोल को रोटेटिंग इफेक्ट देने वाले हैं। देखिए, फोर्स लगने से मोशन होती है, ये आप जानते हैं। अगर रिक्वायर्ड फोर्स लग जाए, लीनियर मोशन हो सकती है, रोटेशन भी हो सकती है, वाइब्रेशन भी हो सकती है। यहां पर ये जो दो फोर्सेस जिस तरीके से लाइन ऑफ एक्शन अलग है और मैग्नीट्यूड जो है वो सेम है, इस तरीके से जब फोर्स लगते हैं तो वो बॉडी को क्या कर देते हैं बेटा? रोटेट। कैसे रोटेट करने की कोशिश करेंगे? इस तरीके से रोटेट करने की कोशिश करेंगे, लाइक दिस। These two forces will make a couple.
जब फोर्स हम इस तरीके से रोटेशनल फॉर्म दे, जब फोर्स हमें रोटेशनल फॉर्म दे तो उसे फोर्स नहीं हम क्या कहते हैं, टॉर्क। सो क्या कहते हैं बेटा, टॉर्क। और इसे लिखा किससे जाता है, टॉर्क। टॉ इज अ सिंबल फॉर टॉर्क। जैसे फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लाइकवाइज टॉर्क भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। सो वी शुड पुट हियर एरो साइन क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ व्हाट इज द टॉर्क, हमने वैसे 11th में पढ़ा था। टॉर्क मोमेंट ऑफ फोर्स, क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स। किसी भी चीज मोमेंट ऑफ फोर्स, अगर आप किसी भी रोटेशन काउंटर पार्ट की बात करते हैं, जैसे लीनियर वेलोसिटी का काउंटर पार्ट रोटेशन में क्या हो जाता है, एंगुलर वेलोसिटी, ऐसे फ्रीक्वेंसी का क्या हो जाता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लाइकवाइज फोर्स का जो काउंटर पार्ट है किसमें, रोटेशनल मोशन में, वो क्या हो जाता है बेटा, टॉर्क। और उसमें हम क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स। एंड टॉर्क इज गिवन बाय, इफ यू could remember, F into arm of the couple, arm of the couple, right? क्या आप यहां बता सकते हैं कि वो कपल की आर्म क्या होगी? ओके, लेट्स सी। इस डायरेक्शन में फोर्स है और इस डायरेक्शन में फोर्स है, ये है डायपोल। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होगा, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस विल बी नोन एज द आर्म ऑफ द कपल। ये वाला डिस्टेंस हम इसको नाम दे देते हैं, से दिस इज A, दिस वन इज B एंड दिस वन इज C। सो दिस AC डिस्टेंस विल बी द आर्म ऑफ कपल। या फिर हम ये कहें कि यहाँ पर फोर्स से जो मल्टीप्लाई होगा वो कौन सा डिस्टेंस होगा, AC डिस्टेंस। क्लियर? अब AC तो हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ A भी पता है, और वो कितना है, दोनों के बीच गैप, दैट इज 2A। बट ये किसी एंगल पर प्लेस किया गया है, से ये एंगल कितना है, थीटा। थीटा इज एनी आर्बिट्रेरी एंगल, ये कुछ भी हो सकता है, हम इसके केसेस डिस्कस करेंगे। ओके, सो थीटा इज अ आर्बिट्रेरी एंगल और ये बन गई एक राइट एंगल ट्रायंगल। ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, राइट एंगल एट C। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल से हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं। सो व्हाट विल बी AC? AC होगा AB sin थीटा, राइट? AC क्या आ जाएगा बेटा, AB sin थीटा। ये देखिए, और AB कितना है, AB is 2A, तो हमें AC की लेंथ मिल गई, वो कितनी है, 2A sin थीटा, राइट? और अगर हम यहाँ पर टॉप में फोर्स इनटू आर्म ऑफ द कपल की जगह AC की वैल्यू रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू 2A sin थीटा। इज दैट क्लियर? यहां तक अगर क्लियर है तो हम अब एक्सप्रेशन की ओर बढ़ते हैं कि एक्चुअली हमारे पास टॉर्क क्या आने वाला है। सो इसको रब कर देते हैं। ये देखिए, टॉर्क हमारे पास आएगा F इंटू, यहां लिखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, ये किस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रही है, AC की। ओके, सो F क्या है, F क्या है, QE, राइट? F है QE। सो वी राइट है QE इंटू 2A sin थीटा, राइट? ओके, अब इसे लिख सकते हैं Q इंटू 2A sin थीटा E। नाउ Q इंटू 2, ऐसा क्यों लिखा, बिकॉज Q इंटू 2A से हम जानते हैं, बताइए कौन सी क्वांटिटी है, दिस इज डायपोल मोमेंट, और हम इसे किससे लिखते हैं बेटा, P से। सो PE sin थीटा, दिस इज टॉर्क। ओके, PE sin थीटा, P भी वेक्टर क्वांटिटी, E भी वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज डायपोल मोमेंट एंड दिस वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर दोनों वेक्टर क्वांटिटीज और साथ में sin थीटा हो तो ये किस प्रोडक्ट को शो करता है, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट। सो tau is equal to P cross E. This is the expression for electric dipole when placed in electric field and it experiences a torque. तो torque कितना आ जाएगा, P cross E. ओके, अब इसमें हम कुछ स्पेशल केसेस जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए,
we have torque is equal to P cross E, that is PE sin theta. Okay, so if theta is 0 degree, theta is 90 degree and theta is 180 degree. ओके, हम ये केसेस डिस्कस कर लेते हैं. देखिए, अगर थीटा 0 है तो साइन 0, तो ये कितना हो गया, टॉर्क 0. क्लियर? इफ थीटा इज 90 डिग्री देन साइन 90 इज 1, तो टॉर्क हो गया PE. व्हेन थीटा इज 180 डिग्री, साइन 180 इज 0, सो टॉर्क अगेन कितना है, 0. ये रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं हमें कि जब 0 डिग्री या 180 डिग्री थीटा है, मतलब ये जो डायपोल है वो कैसे प्लेसमेंट है इसकी, 0 अगर करेंगे तो ये डायपोल कैसे प्लेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर 180 डिग्री कर दें तो किस डायरेक्शन में प्लेस होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में. बट अलाइनमेंट कैसे रहेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में. सो जब जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा तब तक इस पर टॉर्क जो है वो 0 लगेगा. एंड मैक्सिमम टॉर्क कब आने वाला है, मैक्सिमम टॉर्क होगा जब ये इस तरीके से 90 डिग्री के एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड से प्लेसमेंट होगी. सो मैक्सिमम टॉर्क विल बी एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो दिस वाज ऑल अबाउट द टॉर्क. अब आगे करते हैं बेटा, ये तो हुआ वो फोर्स या वो टॉर्क जो ये एक्सपीरियंस करेगा. कब, जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. अगर हम बात करें कि ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए क्या फर्क पड़ेगा. हम यहाँ बना सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसी को से ये लाइंस जो है वो यहाँ पर डेंस हो गई, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म. अब क्या होगा कि इस पर जो फोर्स लग रहा है वो 0 नहीं होगा, जो इन पर नेट फोर्स, बिकॉज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इन यूनिफॉर्म ई नेट फोर्स हम एक तरीके से कह सकते हैं वो कितना है, 0. एंड नेट टॉर्क ऑफ कोर्स नॉट इक्वल टू 0, वही तो हमने कैलकुलेट किया अभी. बट इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट फोर्स एंड नेट टॉर्क बोथ विल बी नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं आएगा. हो सकता है कि ये वाला चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वाले एरिया में प्लेस्ड हो और ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो लेसर में हो, या वाइस वर्सा. तो किसी भी तरीके से दोनों के ऊपर फोर्स जो है वो इक्वल नहीं हो सकता मैग्नीट्यूड वाइज. तो अगर इक्वल नहीं होगा तो कैंसिल आउट नहीं होगा एंड नेट फोर्स विल बी नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, कीप इट इन माइंड. इसके बाद देखते हैं बेटा कि अगर इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम अपनी मर्जी से रोटेट करवा दें, जैसे अभी ये रोटेट हो रहा है किसकी वजह से, टॉर्क की वजह से जो ये खुद एक्सपीरियंस कर रहा है. अगर हम इस रोटेशन के ऑपोजिट इसको इस तरफ घुमाने की कोशिश करें, ये इस तरफ जा रहा है, हम इसे इस तरफ घुमाने की कोशिश करें तो क्या होगा, हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे जोर लगेगा ना, वर्क करना पड़ेगा. वो जो वर्क होगा हम करेंगे वो स्टोर होगा इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के पास, किस फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में. सो what is the expression for that potential energy when an electric dipole is placed in electric field and we try to rotate it against the direction of torque. जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम टॉर्क की अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश करें तब इसके ऊपर काम करना पड़ेगा और वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा. तो उस पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा, आइए उसे देखते हैं. नाउ वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. तो ये देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये डाइपोल हमने प्लेस कर दिया और से ये थीटा एंगल पर प्लेस्ड है और अब हमें इस डाइपोल को डी थीटा एंगल से, वेरी स्मॉल डी थीटा एंगल से हम इसको रोटेट करने की कोशिश करते हैं. Say this is plus and this one is negative charge. तो naturally ये इस तरीके से घूमेगा और हम इसको इधर लेके आने की कोशिश कर रहे हैं. ओके, सो हम जानते हैं कि वर्क डन जो है, अगर स्मॉल वर्क हो तो उसे कैसे लिखेंगे, dw से, और जितनी डिस्प्लेसमेंट होती है फोर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, fds. अब यहाँ पर
फोर्स की बजाय उसका रोटेशनल काउंटर पार्ट है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टाउ। और ds लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं, हम कितने से रोटेट कर रहे हैं, d थीटा से, तो यहाँ आ जाएगा d थीटा। सो dw इज इक्वल टू टाउ d थीटा। दिस इज द स्मॉल वर्क डन when we are trying to rotate this electric dipole through a small angle that is d theta। ठीक है, छोटे से एंगल से घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो हुआ वर्क डन का, जो वो d थीटा से घुमा। मान लीजिए ऐसे छोटे एंगल करके हम थीटा 1 से, जो इसकी ऑलरेडी प्लेसमेंट है वहां से, और इसका थीटा 2 प्लेसमेंट तक ले जाते हैं, तो उन सारे वर्क को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, मतलब इंटीग्रेशन। सो टोटल वर्क डन that will be dw is equal to tau d theta, और theta 1 से theta 2, लिमिट्स क्या आ जाएंगी, theta 1 to theta 2। टॉर्क का एक्सप्रेशन हम पढ़ चुके हैं, वो कितना है बेटा, pe sin theta, that is pe sin theta। so this will be w is equal to, टॉर्क की जगह पर ये रख दें theta 1 से theta 2 pe sin theta d थीटा। थीटा में रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन है, तो p और e दोनों कांस्टेंट है, हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। सो pe थीटा 1 थीटा 2 sin थीटा d थीटा। sin थीटा का इंटीग्रेशन माइनस cos थीटा, तो माइनस पहले लगा लिया और यहाँ लिख लिया cos थीटा, थीटा 1 से थीटा 2, राइट। लिमिट्स पुट कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा w इज इक्वल टू माइनस pe cos theta 2 minus cos theta 1। so this is the expression for work done। बट हमें तो चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। अरे पोटेंशियल एनर्जी यही तो होगी जो वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी हम उसको किससे लिखते हैं, u से। सो दैट विल बी माइनस pe cos theta 2 minus cos theta 1। so this is the potential energy expression। ये एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रिक डायपोल के पास, ओके। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा हम सिंपलीफाई कर सकते हैं, मतलब हम थीटा जो एंगल्स हैं थीटा 2 एंड थीटा 1, इनकी कुछ वैल्यूज जो है वो पुट करके देखते हैं, फिर रियलाइज करते हैं इसको कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या कह रही है, किस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, किस पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। चलिए डिस्कस करते हैं। तो say theta 1 is equal to 90 degree and theta 2 is equal to any angle theta। मतलब शुरुआत में ये कैसे रखा हुआ था, 90 डिग्री पे ऐसे, ठीक है, और उसके बाद हम किसी एंगल थीटा पे इसको ले आए रोटेट करके। इसको तो ऐसे जाना था ना, बट हम इस तरफ ले आए। सो पुट कर दीजिए 90 minus pe cos theta 2, theta 2 is theta minus cos theta 1, theta 1 cos 90, cos 90 कितना होता है बेटा, 0। सो ये बन गया माइनस pe cos theta। अगर हम इस एक्सप्रेशन को देखें तो देखिए p और e दोनों क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और साथ में लिखा हुआ है क्या, cos थीटा। जब cos थीटा साथ में लिखा हो इसका मतलब वो कौन सा प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट। और वैसे भी अगर किन्हीं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, एंड ऑफ कोर्स आनी भी चाहिए क्योंकि ये क्या है, एनर्जी, एंड एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो u इज इक्वल टू माइनस p डॉट e। तो ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब देखिए अगर इस इक्वेशन में हम थीटा को 0 पुट करें, थीटा को 90 डिग्री पुट करें एंड थीटा को 180 डिग्री पुट करें, क्लियर। सो थीटा, इफ थीटा इज 0 cos 0 इज 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, u इज इक्वल टू माइनस pe, ठीक है। cos 90 पुट करें तो यहाँ आ जाएगा 0, 180 पुट करें तो cos 180 कितना होता है, -1, -1 माइनस ऑलरेडी प्रेजेंट है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा u इज इक्वल टू प्लस e।
राइट। इन तीनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? ऑफ कोर्स माइनस पी, आफ्टर दैट 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पीई। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है? 180 डिग्री को। इसे हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। एंड दिस वन थीटा इक्वल टू 0 के लिए जहां पर मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर कोई सिस्टम पोजेस करता है तो हम कहते हैं वो किसमें है? इक्विलिब्रियम में। देखिए इक्विलिब्रियम तो ये भी था क्योंकि इस वक्त इसके ऊपर टॉर्क नहीं लग रहा था, वो हमने देखा पिछले एक्सप्रेशन में। तो टॉर्क नहीं है तो इक्विलिब्रियम तो है, बट इस इक्विलिब्रियम और इसमें फर्क है। इसमें पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है। जिस इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, सिस्टम उसी में रहना चाहता है और इसलिए उस सिस्टम को क्या बोलते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम। So this is stable equilibrium. क्लियर? और इस वक्त इसके पास जब थीटा 90 होगा, इस तरीके से प्लेस होगा, उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? 0। क्लियर? सो इट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक डायपोल व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क हम अगर एक्सटर्नल वर्क करें तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। बट नाउ द क्वेश्चन राइज ये सब जो हम पढ़ रहे हैं, ये पोटेंशियल एनर्जी, इस एनर्जी का होता क्या है? ये इलेक्ट्रिक डायपोल क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? तो बेटा केमिस्ट्री में हम देखते हैं दो टाइप के मॉलिक्यूल्स आप पढ़ लोगे, पोलर मॉलिक्यूल्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे अगर वाटर की बात करें तो वाटर में क्या होता है? H2O, राइट। तो इसमें देखिए दोनों आइटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो उनमें डिफरेंस है। तो इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं? पोलर और नॉन पोलर दो टाइप के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिक डायपोल, उनका डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करेगा। सो जब हमें ये पता करना हो कि जो मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं वो पोलर है, नॉन पोलर है, इस तरीके से सेग्रीगेट करना हो तो हमें कौन काम आता है? डायपोल मोमेंट। सो दिस इज द वन एप्लीकेशन। ये तो ही केमिस्ट्री की एप्लीकेशन। अब अगर हम डेली लाइफ में बात करें कि ये सब कहाँ काम आ रहा है, तो एक बहुत ब्यूटीफुल से एग्जांपल है। अगर आप माइक्रोवेव ओवन देखें तो उसमें भी ये कहा जाता है कि खाना जो जिसमें लिक्विड हो, थोड़ा वाटर कंटेंट हो, वो बहुत जल्दी और अच्छे से गर्म होता है। क्यों? फिर वही बात, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स क्या हैं? उनके पास डायपोल मोमेंट होगा और जब उसको माइक्रोवेव ओवन में रखोगे तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में वो क्या करते रहेंगे? रोटेट होते रहेंगे और ऐसा करने से उनके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी तो वो किसमें काम आएगी? हीट अप करने में। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल का कॉन्सेप्ट है ये काम आता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट। तो इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, तो ये करना है। इसके बाद देखते हैं बेटा, अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो पॉइंट चार्जेस के लिए था, राइट? कि पॉइंट चार्ज की वजह से फोर्स कितना लग रहा है, पॉइंट चार्ज दूसरे पॉइंट चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगा रहा है, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, राइट? अगर दो पॉइंट चार्ज इकट्ठे रख दिए जाएं तो उसकी सेपरेशन को उन्हें डायपोल कहते हैं, उनका डायपोल मोमेंट क्या होता है। ये जितनी भी बातें अब तक हमने की सबके सब किसके लिए की हैं? पॉइंट चार्जेस के लिए। लेकिन हमेशा तो हमें पॉइंट चार्ज नहीं मिलेंगे ना। लाइक अगर डेली लाइफ की बात करें, नॉर्मल लाइफ में, तो हम किसी स्फीयर की बात करेंगे, किसी वायर की बात करेंगे, तो वहां पर पॉइंट चार्ज की इनकी जो एक्सप्रेशंस हैं वो तो हमारे काम कैसे आ सकते हैं वो हमें सीखना है। सो अगर हमारे पास पॉइंट चार्ज की बजाय डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हो, किस तरीके से? एक्सटेंडेड सोर्स, ठीक है, लाइक दिस। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई स्फेरिकल सरफेस हो, कोई लाइन चार्ज हो, या फिर हमारे पास कोई क्यूब चार्ज हो, लाइक दिस, ठीक है। इसके सरफेस पे चार्ज है, ठीक इसी तरीके से इस पर भी चार्ज है, और ये कुछ स्फीयर है और इस पर भी चार्ज है। मैंने पॉजिटिव चार्ज बना दिया, बट दैट डजंट मीन कि इस पर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज ही होता है, नेगेटिव भी हो सकता है नेचुरली। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे? क्योंकि हमने तो सिर्फ किसके लिए पढ़ा है? पॉइंट चार्ज के लिए एक्सप्रेशंस पढ़े हैं। तो बेटा जब इस तरीके से आपको सोर्सेस की बात की जाए तो हम क्या करते हैं? रिजल्ट यूज करेंगे पॉइंट चार्ज वाले, लेकिन
हम छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं, जैसे इसका ये बहुत इनफाइनेटेसिमल स्मॉल लेंथ पार्ट जो है वो ले लिया, जो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम बात करें तो वो बहुत ही स्मॉल होगा, लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पे उसका बहुत सारा चार्ज आ गया होगा, ठीक है। और हम उसको क्या कहेंगे, डेल्टा एल, इनफाइनेटेसिमल स्मॉल। ठीक ऐसे यहाँ से भी एक छोटा सा पोर्शन ले लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ds या डेल्टा एस, लाइक दिस। और यहाँ से जो स्मॉल पोर्शन लेते हैं उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा v। तो ये हम इस तरीके से स्मॉल पोर्शंस ले लेते हैं। उसके बाद इस सरफेस के लिए हम डिफाइन करते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। लाइकवाइज यहां हो जाएगी लाइन चार्ज डेंसिटी, and where it would be volume charge density. इन तीनों के सिंबल बेटा अलग अलग रहेंगे। इसके लिए लिखते हैं लैम्डा, इसके लिए लिखते हैं सिग्मा, एंड हियर वी राइट रो, ठीक है। अब ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज पर यूनिट एरिया, ये हो जाएगी चार्ज पर यूनिट लाइन सेगमेंट, और ये होती है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ओके, तो सरफेस यानी सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसे हम डिफाइन करते हैं। अब मान लीजिए हमने ये कोई स्मॉल पोर्शन लिया, ठीक है, जो आपको दिखाने के लिए मान लीजिए हमने ये कोई पोर्शन लिया स्मॉल, ओके, इसमें बहुत सारा चार्ज आ गया होगा। मान लीजिए वो चार्ज कितना है, d2, हमें नहीं पता कितना है, बट सपोज दैट चार्ज इज dq, और पर यूनिट एरिया, इसका एरिया हमें कितना हमारा है, ds, सो सिग्मा इज इक्वल टू dq अपॉन ds। बिल्कुल इसी तरीके से हमने ये स्मॉल पोर्शन लिया है लेंथ का, ये वाला, राइट। तो लैम्डा जो है दैट विल बी dq अपॉन dl। ठीक ऐसे ही रो क्या हो जाएगा, dq अपॉन dv। इज दैट क्लियर? अब इनका यूज कहाँ करेंगे हम, इनका यूज जैसे मान लीजिए अब इस पूरे सरफेस के लिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए इसकी वजह से कितनी होगी, तो हमें तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड किसके लिए पता है, पॉइंट चार्ज के लिए पता है। ओके, पॉइंट चार्ज के लिए लिखिए q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर एंड यूनिट वेक्टर r, यही पता है। अब अगर q चार्ज की बजाय हमारे पास dq चार्ज हो, तो स्मॉल चार्ज, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, dq, और यहाँ क्या लिखेंगे, de, राइट। अब de जो है, ये जो dq है, इस d2 की जगह हम रिप्लेस कर सकते हैं क्या, अगर सरफेस चार्ज है तो सिग्मा इंटू ds, इस ds को कहाँ ले जा सकते हैं, इस तरफ, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ds इज इक्वल टू dq। यहाँ क्या हो सकता है, dq, लैम्डा इंटू dl इज इक्वल टू dq, और यहाँ क्या हो सकता है, रो इंटू dv इज इक्वल टू d2। मीन्स इन तीनों में से अगर आपके पास कोई भी किसी भी तरीके की शेप है, तो आप dq की जगह पर उसके रिस्पेक्टिवली ये जो पार्ट आया है वो प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम सरफेस के लिए बात करें तो dq की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा ds अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर यूनिट वेक्टर r। ये आया बेटा स्मॉल सरफेस के लिए, सिर्फ इतने से सरफेस के लिए। अगर हमें पूरे सरफेस के लिए चाहिए तो ऐसे बहुत सारे स्मॉल लिटिल पार्ट्स जो है वो हमें लेने पड़ेंगे, और उन सब के लिए इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के उनको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। इसके बजाय हम क्या कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, उनका समेशन। अगर बहुत ही छोटे पार्ट हो तो समेशन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, इंटीग्रेशन में, राइट। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट क्या लगाऊं, इंटीग्रेशन ओवर द सरफेस S। तो ये क्या आ जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड E 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को आप बाहर लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा रहने दे, हार्डली मैटर्स।
अगर ये लाइन के ऊपर होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, लैम्डा dl, और ये जो इंटीग्रेशन वो कहाँ हो जाता, लैम्डा पर। सेम फॉर द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो अगर आपके पास पॉइंट चार्ज की बजाय इस तरीके से चार्जेस आते हैं तो आप इस पॉइंट चार्जेस के जो रिजल्ट्स हैं वो यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट पॉइंट चार्जेस बेटा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। तब तक आप इसे पढ़िए, अच्छे से इसके क्वेश्चंस कीजिए। थैंक यू।